हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा री एग्ज़ाम, ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी और 2025 में ये परीक्षा जून में जाके हो सकती है या हो सकता है कि मई के अंत में हो जाए। तो कुल मिला के 3 साढ़े 3 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर रखा था, क्योंकि इस बार फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। तो वो जानना चाहते हैं क्या अगर री एग्ज़ाम होगा तो वो परीक्षा में बैठ पाएंगे या फिर नहीं बैठ पाएंगे। तो अभी तक तो जो परंपरा है वो यही है कि री एग्ज़ाम जब जब हुए हैं तो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है सभी को शामिल किया जाता रहा है। तो बिल्कुल ये उम्मीद है कि आप जो है परीक्षा में बैठ पाएंगे, इसमें कोई भी मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है। भले ही आपने 11 फरवरी 2024 वाली जो परीक्षा थी उसको दी हो या फिर ना दी हो, ठीक है। तो री एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। अभी जो समय है उसको देखते हुए कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या फिर से शुरू किया जा सकता है। मतलब बीच में उनकी जो तैयारी थी, जो पढ़ा लिखा था उन्होंने, वो सब छूट गया था। तो अगर अब से वो लगें तो क्या ये परीक्षा क्रैक हो सकती है। देखो, आर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है फ्रेंड्स ना, कि ये एक बहुत ही शानदार पद होता है। इसमें ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता है। पॉलिटिकल लोगों से जुड़ने का आपको मौका मिलता है, तो कुछ पॉलिटिकल पावर भी आपको मिल जाती है और सैलरी भी बड़ी शानदार रहती है। इंटरव्यू नहीं होता है। परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें प्री है, यानी कि एक तरीके से स्क्रीनिंग अगर आप कर लेते हैं क्लियर, इसके बाद बस मेंस ही आपको देना पड़ता है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। और सारा दारोमदार इस पर कि 400 अंकों की जो मेंस की परीक्षा होगी, इसमें कितने अंक आप ले आ पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हिंदी जो है ना वही आपकी नैया पार लगाती है। तो अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें तो बिल्कुल आपके पास समय है। डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी में देना पड़ेगा। 3 महीने का ये जो टारगेट है इसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखो, ज़िंदगी में आसानी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही आप सोए रहेंगे और सफलता आपके पास चली आएगी। आसानी का मतलब होता है कि अगर आप लग के काम करेंगे तो क्या आप अचीव कर पाएंगे। तो अगर लग के काम करने के बाद जो टारगेट है वो अचीव हो जाए तो इसे कहेंगे कि हाँ, ये आसानी से, ठीक है। आसानी का मतलब होता है कि विदाउट विदाउट डाइवर्जन आपको अपने टारगेट की ओर ही बढ़ते रहना है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे जो लोग आगे की परीक्षाओं में लगना चाहते हैं, जैसे कि 2023 का फॉर्म जो लोग नहीं भर पाए थे, तो क्या 2025 में आर की वैकेंसी आएगी। तो संभावना बहुत कम है, लेकिन 2026-27 में आ सकती है, क्योंकि वैसे भी 2 साल का डिलेट तो हो ही चुका है और 2026-27 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कब तक परीक्षा होगी ये तो बिल्कुल अब आप समझ गए होंगे, इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान चलो कि अब से आपके पास 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है और यही 3 से 4 महीने ये तय करेंगे कि आप अगली परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे या फिर मेंस में जाके अपना जो सिलेक्शन तय करेंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपने मन बना लिया है कि आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे, तो कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए और कैसे इसकी शुरुआत करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में कि शैक्षिक योग्यता क्या मांगी जाती है। तो देखो, एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप आरओ बनना चाहते हैं तो यहाँ पर केवल आपसे स्नातक ही मांगा जाता है। लेकिन अगर आप ए आर ओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चुने जाते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई एक कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपसे मांगा जाता है। एक अंतर और भी है कि आर जो होते हैं ये सीनियर होते हैं, ए आर जो होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। तो आर जो लोग चुने जाएंगे उनको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा, लेकिन जो लोग ए आर चुने जाएंगे उनका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। यानी कि ए आर बनना यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी तक जो परंपरागत रूप से परीक्षा होती आई है आर की, उसमें सेम डे में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 पेपर रहते हैं और यहाँ पर जो आपका पहला पेपर होता है ये जीएस का होता है, जीएस का पहला पेपर। और जो दूसरा पेपर होता है ये आपका हिंदी का पेपर रहता है, ठीक है। लेकिन अब जो परंपरा नई वाली बनी है तो उसमें एक करेक्शन किया गया है कि ये जो 2 पेपर थे इनको मर्ज करके अब एक पेपर बना दिया गया है और इसी एक पेपर में ही आपको जीएस भी हल करना है और हिंदी भी हल करनी है, ठीक है। जीएस के कुल 140 प्रश्न होंगे, हिंदी के कुल मिला के 60 प्रश्न होंगे।
यानी कि 200 अंकों की यह परीक्षा होगी। ठीक है, तो जीएस अभी तक तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि यूपीपीसीएस और आरओआरओ का जो जीएस होता है, प्री के जीएस में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बात है कि आरओ में कुछ टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग और मैथ से भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, पीसीएस में रीजनिंग और मैथ नहीं रहता है, एक अंतर हो गया। दूसरी बात यह कि बाकी जो जीएस में चीज़ें आती हैं, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट, ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब ये जो पेपर रहेगा कुल मिला के, पहले क्या होता था, 2 घंटे का जीएस होता था और 1 घंटे की हिंदी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे का पेपर आपका कर दिया गया है। अब जो परीक्षा होगी तो 3 घंटे की ही आपकी परीक्षा होगी। समय अवधि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 घंटे, और 200 नंबर की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रहती है। और जीएस के कुल 140 प्रश्न और हिंदी के कुल मिला के 60 प्रश्न, तो कुल मिला के 200 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। मेंस के बारे में अगर बात करें तो मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जीएस तो ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी जो हिंदी आपसे पूछी जाती है, हिंदी और निबंध, इसमें व्याकरण और निबंध रहता है हिंदी में, तो ये सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा हम अलग से कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं प्री के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि जो सिलेबस है, सिलेबस तो आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, नहीं देखा है तो यहाँ पर हम लोग पुनः एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लगभग कभी कभी तो आपने देखा होगा कि 25 से 30 प्रश्न या इससे भी अधिक प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को एक में ही जोड़ के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में भारतीय जो जनसंख्या है, यहाँ का जो इकोलॉजी है, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण है, इस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इंडियन एग्रीकल्चर है, कॉमर्स और ट्रेड, जनरल साइंस, करंट अफेयर तो जानते ही आप। इसके अलावा यूपी स्पेशल भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। हालांकि यूपी स्पेशल आपका पीसीएस में भी है, लेकिन इस बार जो परीक्षा हुई थी 22 दिसंबर 2024 वाली, उसमें तो बिल्कुल भी यूपी पूछा ही नहीं गया था। और जो लोग 22 दिसंबर की परीक्षा दिए हैं वो लोग एक बात तो वेल नोन होंगे कि प्रश्न बिल्कुल अप्रत्याशित रहते हैं। यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं रहता है कि आप एकदम सेट मान के चलें कि ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको इतने प्रश्न मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे ये तो आयोग डिसाइड करेगा। यानी कि यूपी तो आपको पढ़ना है, लेकिन प्रश्न आएगा नहीं आएगा पता नहीं। हाँ, जनरल हिंदी में बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक ही आपको प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो विलोम शब्द लगभग 10 प्रश्न आते हैं। इसमें जो वाक्यांश होते हैं ना, इसमें सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको करेक्ट फॉर्म में आपको चुनना पड़ता है। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, एंड सेम यूजेज एंड सेम नेचर वर्ड्स, यानी कि समानार्थी शब्द, एडजेक्टिव विशेषण, और सिनोनिम्स, यानी कि जो होते हैं ना सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो हिंदी में भी आप ईजिली तो नहीं कर पाएंगे, आपको प्रतिदिन 1 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और तैयारी कैसे करेंगे आप, तो यही चीज़ें, इसी पर तो मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो किताबें हैं उसके बारे में पूरा नॉलेज आप रखें। मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप सारी किताबों को ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही ये संभव है, और ना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आप उसको याद कर पाएंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो आप भले ही खूब सारी किताबें पढ़ लो, लेकिन रिवीजन अगर नहीं कर पाते हैं तो पढ़ना लिखना आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, यहाँ पर विज्ञान से भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस से जो प्रश्न बनते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख लीजिए, घटना चक्र देख लीजिए, और जो सबसे पहले तो आप लूसेंट में जो विज्ञान वाला पोर्शन है उसको आप पढ़ लें, यहीं से आपका काम बन जाएगा। कोई भी स्पेशल बुक पढ़ने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। इसके बाद इतिहास, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास से प्रश्न बहुत ही असंभावित होते हैं, लेकिन उनको आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। आप लूसेंट का इस्तेमाल करके जो एंशियंट हिस्ट्री है और मेडिवल हिस्ट्री है उसको आप पढ़ लीजिए, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो बुक इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, बहुत ही मोटी किताब है, इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें आपको सजेस्ट की जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर एस.के. पांडे की किताब पढ़ लें तो आपके लिए ये सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। और यहीं से आप एस.के. पांडे से ही जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो एस.के. पांडे की किताब हिस्ट्री के लिए बेस्ट रहेगी आपके लिए। हाँ, घटना चक्र एक कहते हैं ना कि जैसे कि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो उस तरीके से ये काम करेगा। तो घटना चक्र आप लगाते रहिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज देखने को और भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग कोचिंग संस्थानों के, लेकिन घटना चक्र का कोई तोड़ आपको अभी तक उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, अब पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो पॉलिटी के लिए एक सर्वमान्य किताब आती है एम लक्ष्मीकांत की। तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें कि ना पढ़ें, देखो ये किताब ना बहुत ही मोटी है, आर.ओ. के लिए तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ से आप संसद वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। प्लस जो पॉलिटी है यहाँ पर आप घटना चक्र पढ़ लेंगे तो यहीं से आपका काम बन जाएगा। रही बात इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है अगर अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो आप लूसेंट से पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर जो मृणाल सर की वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हैं, मृणाल पटेल, तो उनके वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो आप लूसेंट से जो इसका स्टैटिक्स है उसको पढ़ लें और करंट अफेयर पर फोकस करें जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। मृणाल सर के वीडियोज़ देख सकते हैं तो अच्छी बात है। आर्ट और कल्चर पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, आर्ट और कल्चर पर, तो इसके लिए आप ज़्यादातर फोकस करिए मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध और जैन धर्म पर, ठीक है। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर बात होती है कि भारतीय कृषि के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, वाणिज्य और व्यापार, यहाँ से भी प्रश्न जो हैं वो बनते हैं। तो इसके लिए आप मोस्टली ये जो पोर्शन है आपका ये भूगोल से कवर हो जाता है, भूगोल और करंट अफेयर से। और भूगोल के लिए आप जानते ही हैं कि महेश वर्णवाल की जो किताब आती है ये अच्छी किताब मानी जाएगी, तो महेश वर्णवाल की किताब पढ़ लीजिए। प्लस एक काम करिएगा कि 11th की और 12th की जो NCERT की बुक आती है भूगोल की उसको भी आप देख लेंगे, तो यहीं से आपका भूगोल और ये भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कुछ प्रश्न आपके करंट से बनेंगे, तो करंट तो आपको कॉमन रूप से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जनसंख्या और नगरीकरण के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या और नगरीकरण वाला, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए भी आप कोई भी कोचिंग का नोट्स उठा के देख सकते हैं। पर्यावरण स्टडी, पर्यावरण अध्ययन आप कैसे करेंगे, तो बेहतर होगा बस आप केवल घटना चक्र को ही पढ़ें और पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगा लें, बाकी काम करंट से आपका हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, इसके लिए भी करंट अफेयर ही ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। कोई किताब चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी को यहाँ से प्रेफर कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर और यूपी स्पेशल की, तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सिलेबस हैं और किताबें हैं, आपको लग रहा होगा ना कि 3 महीने का समय तो कम पड़ जाएगा। तो देखो, हमारे दिमाग की एक खासियत होती है कि आप अपने दिमाग को जितने टाइमलाइन में बांटते हैं उतने टाइमलाइन में आपको वो परिणाम दे देता है। आप खुद भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि कोई काम जो आप दिन भर नहीं कर पाते हैं, एक दिन अपने आप को ऐसा डिसाइड करिए कि 8 बजे तक एक काम कर देना है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये जो समय है ये पर्याप्त है और आसानी से आप परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। रही बात ये कि जो PYQs हैं और करंट अफेयर हैं, इस पर अब आपको नियमित रूप से यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो कि आने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि PCS का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं, PCS के लिए भी आवेदन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में लोग भूल जाएंगे। और आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, परीक्षा हालांकि अक्टूबर में है, लेकिन अगर आप RO दे रहे हैं तो PCS भी आप दीजिएगा, क्योंकि RO और PCS का जो प्री होता है लगभग सेम ही रहता है। तो RO वाले PCS का फॉर्म जरूर भरें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। और अगर कोई आपके मन में दुविधा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेहिचक आप कमेंट करिएगा, आंसर मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।